हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे जीके के। दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग जाके चैनल पे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखा करिए ताकि आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें और अच्छे से इसको एनालाइज कर सकें। और दोस्तों, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ बेसिक जानकारियाँ जो मैं हर वीडियो में देती हूँ कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का जो बेसिक पेपर पैटर्न है उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जीके के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। और दोस्तों, साथ ही हम लोग आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जीके, जीएस के, आरआरबी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं 2014 से लेके 2022 तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जीके के, वो भी टॉपिक वाइज। दोस्तों, टॉपिक वाइज करने का ये फ़ायदा है कि वो टॉपिक हमारा पूरा कवर हो जाएगा, वो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और साथ ही हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, एनालाइज करने में भी हमको बहुत आसानी रहेगी और साथ ही वो टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों व्याख्या में उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो सारे आ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं व्याख्या सहित करा रही हूँ, ताकि आप लोगों की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने वाले आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स में, वो सारे आप लोगों के साथ ही कवर हो जाएं। तो दोस्तों, आप लोग अगर आरपीएफ या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग आरआरबी की उस प्लेलिस्ट को भी जाके ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों सारे ही एग्ज़ाम्स का जीएस का सिलेबस वही होता है। बस किसी किसी में साइंस ज़्यादा होती है तो किसी में पॉलिटी ज़्यादा पूछ लेते हैं, तो जीएस वही पढ़नी है। तो आप लोग अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के ये वीडियोस बहुत यूज़फुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसकी पिछले वीडियो में हम लोग इसके आधे क्वेश्चन कवर कर चुके थे और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की मार्शल आर्ट है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिपुर। दोस्तों, बाकी के राज्य और उसकी मार्शल आर्ट शैली देख लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की है थोड़ा, और महाराष्ट्र की मार्शल आर्ट शैली है मर्दानी खेल, और तमिलनाडु की है कुट्टू वारिसाई। दोस्तों, ये सब आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले पेपर में इनमें से भी हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए। तो इसलिए व्याख्या को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि व्याख्या से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दोस्तों कवर हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हैबर विधि। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यापक स्तर पर अमोनिया हैबर विधि द्वारा बनाई जाती है, जिस कारण इसे अमोनिया का औद्योगिक निर्माण भी कहते हैं। और इस विधि द्वारा अमोनिया बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। इस विधि में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के 1:3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म करके अमोनिया बनाई जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानक मुद्रा के संदर्भ में अंकित मूल्य बराबर होता है? दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आंतरिक मूल्य। मानक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका मूल्य वस्तु के रूप में गैर अमुद्रित उद्देश्य के लिए भी उतना ही है जितना कि मुद्रा के रूप में उसका मूल्य है, अर्थात इसका अंकित मूल्य और आंतरिक मूल्य बराबर होता है। इस तरह के सिक्कों का धारक चाहे तो उन्हें पिघलाकर धातु के रूप में अथवा मुद्रा के रूप में प्रयोग कर सकता है, क्योंकि सिक्कों में धातु का मूल्य उतना ही होता है जितना उनका मौद्रिक मूल्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आखिरी मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक शासक था, मुगल वंश का अंतिम शासक था। और यह जफर उपनाम से शायरी किया करता था, इसीलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इन्हें रंगून यानी कि वर्मा निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में बैटन का उपयोग किस खेल में किया जाता है?
तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रिले। रिले रेस एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट है जो ओलंपिक खेल में एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है। रिले रेस एक ऐसा इवेंट है जहां 4 एथलीटों की एक टीम स्प्रिंट रेस में समान दूरी तय करती है। प्रत्येक रेसर एक रॉड जैसी वस्तु को अपनी रेस पूरी करने के बाद अपने साथी एथलीट को देता है, जिसको अगली रेस दौड़नी होती है, और इस वस्तु को बैटन कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बुरी गंगा नदी। चलिए बाकी के शहर और उनकी नदी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों बगदाद शहर टिग्रिस नदी के किनारे है, और ढाका बुरी गंगा, पेरिस सीन, मॉस्को मोस्कवा, और अंकारा किजिल। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मोटर वाहन। दोस्तों बाकी के जो ऑप्शंस हैं, मत्स्योद्योग, पशुपालन और वानिकी, दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। बाकी हम लोग व्याख्या से समझते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक या कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाता है। मत्स्य उद्योग, पशुपालन, वानिकी इसके उदाहरण है, और द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। मोटर वाहन इसका उदाहरण है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सूडान जैसे जलवायु क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सवाना घास के मैदान। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सवाना या सूडान जलवायु एक संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु है जो भूमध्य रेखीय जलवायु है। यह सूडान में सबसे विकसित रूप में है, जहां शुष्क और आर्द्र मौसम सबसे अलग होते हैं। यहाँ की वनस्पति में सवाना घास के मैदान और इसकी विशेषता लंबे घास और छोटे पेड़ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रयंबकेश्वर के पठार। दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता आदि इसकी सहायक नदियां हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट खिलाड़ी का सम्मान करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेविड डिक्सन ट्रॉफी। राष्ट्रमंडल खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिए जाने वाले डेविस डिक्सन ट्रॉफी पुरस्कार की स्थापना सन 2002 में मैनचेस्टर इंग्लैंड में हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान की गई थी। यह पुरस्कार सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका की दिव्यांग तैराकी नताली डू टिट को दिया गया। भारत के समरेश जंग को वर्ष 2006 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग प्रत्यारोपण रोगियों में इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में कौन सा जैव सक्रिय अणु प्रयोग किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक प्रतिरक्षा दमनकारी दवा है और इसका उपयोग अंग प्रत्यारोपण के रोगियों में किया जाता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाकर प्रत्यारोपण रोगियों में अंग अस्वीकृति के जोखिम को कम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम की प्रसिद्ध संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1790 से 92 में हुआ था और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। टीपू ने अंग्रेजों का सामना किया था किंतु सफल नहीं हो सका। वर्ष 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ और इस संधि के तहत मैसूर क्षेत्र का लगभग आधा हिस्सा ब्रिटिश निजाम एवं मराठों के गठबंधन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, खारदुंगला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। खारदुंगला दर्रा जम्मू और कश्मीर में लद्दाख में नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध है और यह दर्रा लद्दाख रेंज में स्थित है जो लेह से
40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245(2) के तहत संसद अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून बना सकती है और इस प्रकार संसद के कानून भारत के किसी भी हिस्से में भारतीय नागरिकों और उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण लोकसभा की अवधि बढ़ा दी जाती है और जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो बढ़ी हुई अवधि कितने समय तक रहेगी? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 महीने तक। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी कि 5 वर्ष से आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा विधि बनाकर इसे एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहता था, उसके प्रदेशों को विस्तार करना चाहता था और भारत के सभी राज्यों को कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में लाना चाहता था। इसीलिए उसने सहायक संधि का सहारा लेकर भारत पर नियंत्रण स्थापित किया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद के निजाम, जिन्होंने 1798 से 1800 के मध्य स्वीकार की, मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, भोसले 1803, सिंधिया 1804, जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा है? तो इससे आप लोगों का वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, हैदराबाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिश्ती, सुहरावर्दी और फिरदौसी जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सूफी से। सूफी मत इस्लाम धर्म में उदार, रहस्यवादी और संश्लेषणात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विचारधारा है। भारत में प्रमुख सूफी सिलसिला निम्न है: चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंगोलिया में। दोस्तों चीन और मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान पाया जाता है और भारत और पाकिस्तान में थार रेगिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में काराकुम और चीन में तकलामकान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्रिकेट से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैम्बिट। गैम्बिट शब्द का संबंध शतरंज से है और इसमें खिलाड़ी परिणामी फायदेमंद की स्थिति में प्यादे को त्याग देता है और अन्य सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। तो दोस्तों बाकी के 3 फ्री हिट, ऑफ ड्राइव और सिली पॉइंट ये क्रिकेट से संबंधित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा चुंबक कक्षीय तापमान पर लंबी अवधि के लिए लौह चुंबकीय गुण को बरकरार रखता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थायी चुंबक। वे चुंबक जिनमें चुंबकत्व का गुण स्थायी होता है वे स्थायी चुंबक कहते हैं। ये चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि के बनाए जाते हैं और ये लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का कोरकाई में अपना निजी प्राचीन बंदरगाह था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पांड्य। पांड्यों ने मदुरै में शासन किया। यह भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित था। कोरकाई इनकी प्रारंभिक राजधानी और बंदरगाह था, जो बंगाल की खाड़ी के साथ थमीब रानी के संगम के पास स्थित था। हमारा अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में किस प्रकार की सिरा रचना पाई जाती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जाल वाली सिरा रचना। द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जाल वाली सिरा रचना पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं। पत्तियों में सिरा विन्यास जालीदार होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अविकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कृषि प्रधानता। एक अविकसित देश वह है जहां निम्न प्रति व्यक्ति आय, उपभोग का निम्न स्तर, निर्बल स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन का निम्न स्तर विद्यमान हो।
यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सबसे कम मानव विकास सूचकांक तथा निम्नतम सामाजिक आर्थिक विकास वाले सभी देश अविकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों बांग्लादेश, नाइजर, चाड, दक्षिण सूडान, माली आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनी बेसेंट ने। सेंट्रल हिंदू स्कूल को सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1898 में एनी बेसेंट ने वाराणसी में की थी। इसका ध्येय वाक्य है, ज्ञान जीवन शक्ति है, और इस विद्यालय को काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जननी या मातृ संस्था होने का गौरव प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शरीर की कौन सी ऊर्जा अपनी स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता विकसित करती है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थिति अथवा आकार के कारण पिंड में जो कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊंचाई बदलने पर स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला सेट कवर करेंगे।